चलिए देखिए, तो हम लोग, हाँ उसमें जो बताए थे वो तो अभी आपका एक फ्लो चल रहा था ना कि हम लोग को कार्यपालिका में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम लोग राष्ट्रपति से स्टार्ट किए हैं, राष्ट्रपति पढ़ेंगे, फिर हम लोग उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, तब फिर प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे। ठीक है, वो तो उस दिन पढ़ाते समय से एक फ्लो बता दिया था आपको कि ये एक टॉपिक कार्यपालिका में होता है, उसका सीक्वेंस ऊपर नीचे हो ही सकता है। न्यायपालिका नहीं पढ़ने जा रहे हैं अभी, आप पीछे क्लास मिस किए थे ना। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की कार्य व शक्तियां। ठीक है, और राष्ट्रपति के जब कार्य और शक्तियों की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के पास क्या होते हैं, तीनों प्रकार के क्षेत्रों में अपनी कुछ कार्य शक्ति या कह सकते हैं उसके कुछ अधिकार क्षेत्र हैं। उसमें एक क्या है आपका, एक हो जाएगा आपका विधायिका, दूसरा क्या हो जाएगा कार्यपालिका, और तीसरा क्या हो जाएगा न्यायपालिका। ठीक है, ये इसकी लेजिस्लेटिव रिलेटेड पावर हो जाएगी, ये इसकी एग्जीक्यूटिव रिलेटेड पावर हो जाएगी, और ये इसकी जुडिशियल रिलेटेड पावर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी पर तो टॉपिक हम लोग राष्ट्रपति को ही रहे हैं ना। इस राष्ट्रपति में हम लोग क्या देखे हैं, तो हम लोगों ने विधायिका संबंधित कार्य कर लिया, इसका मतलब संसद से संबंधित जो भी प्रावधान होंगे उससे संबंधित जो भी चीजें वो आपके विधायिका में आ गया। कल हम लोगों ने कार्यपालिका संबंधित इसके सारे कार्य देखे थे, और यहाँ पर अब हम लोग को क्या है, राष्ट्रपति के जो न्यायपालिका से संबंधित अधिकार क्षेत्र हैं उस पर बात करने चल रहे हैं। अभी हम लोग न्यायपालिका नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए तो न्यायपालिका संबंधित शक्ति, राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं ना, पावर रिलेटेड टू जुडिशरी सिस्टम। ओके, आइए देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रपति की न्यायपालिका से संबंधित कौन सी शक्ति है, कोई आइडिया है? क्षमादान की शक्ति। ठीक है, तो किस आर्टिकल के तहत है क्षमादान? 72। ठीक है, देखिए आर्टिकल 72 में क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधित शक्ति है। बहुत आराम से समझिएगा, पहले क्षमादान से संबंधित जो प्रावधान है वो किस संदर्भ में आते हैं उसको देखिए। देखिए जैसे हम लोग जानते हैं कि जब कोई न्यायपालिका के दोष सिद्ध के संबंध में, देखिए ये क्या है, न्यायपालिका के दोष सिद्धि के संबंध में क्षमादान की शक्ति क्या बताता है, यदि न्यायपालिका से, अर्थात यहां पर चूंकि संघीय व्यवस्था को पढ़ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट से किसी को वहां पर दोषी मान लिया गया है, तो उस दोषी माने जाने की प्रक्रिया में अब राष्ट्रपति जो उसको क्षमादान दिला सकता है, अर्थात दोष मुक्त करा सकता है, वही शक्ति उसकी क्या है, क्षमादान की शक्ति है। लेकिन ये जो क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की है, इसको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला कौन सा है, पहला है संघीय विधि के विरुद्ध दोष सिद्धि। थोड़े से अभी आपको ये शब्द जटिल लगे होंगे, अभी समझ लेंगे तो आराम हो जाएगा। ठीक है, सैन्य विधि के विरुद्ध दोष सिद्धि, और तीसरा क्या है, मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्ति के संबंध में क्षमादान। ये जो संघीय विधि है इसका मतलब बता सकते हैं, संघीय विधि का मतलब
पढ़ा था ना आप लोगों ने कि सूचियों के माध्यम से क्या होता है, सबके अपने अधिकार क्षेत्र हैं। जैसे एक सूची क्या है, संघ सूची का विषय है, जहां पर जो कानून बना रहा है वो कौन बना रहा है, संघीय सरकार बनाएगी। दूसरा कौन सा है, दूसरा प्रांतीय सूची देखते हैं, जहां पर राज्य अपने कानून बना रहे हैं। और तीसरा क्या है, समवर्ती। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का जो अधिकार क्षेत्र है वो संघ सूची के संबंध में है। जब राज्यपाल को पढ़ेंगे तो राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति होगी, आर्टिकल 161 161 के तहत, वो किसमें संबंधित रहेगा, वो प्रांतीय विधि के संबंध में। यानी अगर कोई राज्य का कानून व्यवस्था है और उसका कोई उल्लंघन करता है और उसके संदर्भ में वो दोषी पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वहां पर जो क्षमादान की शक्ति होगी वो अधिकार क्षेत्र किसका है, राज्यपाल का है। ठीक है। दूसरे स्तर पर देखिए जो सेना होती है उस सेना के अपने विशेष प्रावधान हैं। हो सकता है सामान्य स्तर पे आपने सुना हो कि यदि कोई सेना का सदस्य होता है और उसके ऊपर किसी तरह का मुकदमा चलाया जाता है, तो वो मुकदमा क्या होता है, सेना का अपना विशेष न्यायालय प्रावधान होता है। वो सामान्य जो सिविल कोर्ट होते हैं उनमें उनका मुकदमा नहीं चलता है। तो अगर सेना से संबंधित किसी दोष सिद्धि के संबंध में किसी को सजा दिया जाता है, तो उससे संबंधित भी क्षमादान की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। और तीसरा मृत्युदंड तो आप समझते ही हैं। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो क्षमादान की शक्ति है, ये क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्ति में राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहली चीज क्या है, क्षमादान की शक्ति में ये दंड की प्रकृति को, या यही प्रकृति जो है, कहीं कहीं आपको शब्द मिल जाएगा स्वरूप, एक ही चीज है, दंड की प्रकृति को या स्वरूप को बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यदि किसी को मान लेते हैं कि मृत्यु दंड की सजा मिल गई है, तो राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के तहत ये अधिकार है कि चाहे तो उसे कठोर कारावास में बदल सकते हैं। यानी दंड कैसा था, मृत्यु दंड का था, अब उसका स्वभाव बदल दिया, प्रकृति बदल दी और क्या कर दिए, आजीवन कारावास करा दिए हैं, कठोर कारावास। तो कुछ यहाँ पर उनको आप कह सकते हैं कुछ सरलता प्रदान की गई, किसको, जो दोषी हुआ था। ठीक है, उसको कुछ क्या किया गया है, छूट दी गई है। इसी तरह क्या है, जो दंड है, दंड की अवधि, इसको राष्ट्रपति बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये दोनों अधिकार क्षेत्र में होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि किसी को 5 वर्ष का कठोर कारावास ये क्या मिला है, सजा मिली है, राष्ट्रपति चाहे तो उसे 2 वर्ष का कठोर कारावास भी कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, सजा को घटाए हैं। जरूरत पड़ेगी, क्यों ऐसा प्रावधान है कि हम लास्ट में चर्चा करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्रपति क्या है, किसी को 2 वर्ष का कठोर कारावास है तो वो क्या करेगा, बढ़ा भी सकते हैं, 5 वर्ष भी कर सकते हैं। लेकिन अब आप बताइए कि कोई अगर राष्ट्रपति के पास जाएगा तो वो क्षमा दान के लिए जा रहा है, तो अपनी जो मतलब दंड है उसको कम कराने जाएगा कि बढ़वाने जाएगा, कम करवाने जाएगा ना, तो बढ़ेगा कैसे। हो सकता है जब राष्ट्रपति के पास पुनः वो मुद्दा खुले, ओपन हो और सारी प्रक्रियाओं को राष्ट्रपति अपने दृष्टिकोण से आके, तो उनको लगा ना बच्चा तुमको सजा कम मिली है, तुम्हारी सजा तो और ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि ये जो क्षमादान का प्रावधान है, इसका कारण क्या है, इसको लास्ट में भी डिस्कस करते हैं ना, कि किस तरह से न्यायपालिका में कार्यपालिका का हस्तक्षेप है, फिर भी संविधान में प्रावधान किया गया है। अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे, नहीं ज्यादा हौच-पौच हो जाएगा। और तीसरा क्या है, तीसरा यहां पर है कि अगर किसी को मृत्युदंड मिला है, मृत्युदंड मिला है तो उसको क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, अर्थात उसकी मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर सकते हैं। आपको पता है यदि किसी की मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया जा रहा है तो तकनीकी शब्दों में इसका अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति ने अपराध कभी किया ही नहीं, ये माना जाता है। ठीक है, फिर से समझिए, अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति के पास क्या है, क्षमादान की शक्ति है, पहली चीज। दूसरी चीज बताया कि राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का उपयोग कहां करेंगे, तो 3 वर्गों में बांटा गया है। संघीय विधि के विरुद्ध किसी को दोषी पाया जा रहा है तो उसके लिए क्षमादान का कार्य कर सकते हैं।
सैन्य न्यायालय के विरुद्ध किसी को दोषी पाया जा रहा है तो वहां पर क्षमादान का कार्य कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, जब किसी को मृत्यु दंड दिया जा रहा हो। ठीक है, अब ये क्षमादान में क्या क्या कर सकते हैं, तो ये जो सजा दी गई थी उसकी प्रकृति को बदल सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि जो सजा दिया गया था उस सजा की अवधि को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। और तीसरा, मृत्यु दंड तो पूरी तरह से समाप्त कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति है, ठीक है, लीनियंसी पावर, ये 5 प्रकार का होता है। पहला कौन सा है, पहला है लघुकरण। क्या है, लघुकरण। ठीक है, देखिए लघुकरण क्या है, इसमें राष्ट्रपति जो है वो किसी दंड के स्वरूप को बदल सकते हैं। इसका मतलब जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि क्या है, अगर किसी को मृत्यु दंड की सजा मिली है तो राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करके इसे आजीवन कारावास में परिवर्तित कर सकते हैं। आजीवन कारावास। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या है, परिहार। देखिए इस परिहार में क्या होता है, अभी आपने देखा राष्ट्रपति की एक शक्ति क्या है कि वो सजा की अवधि को कम कर सकते हैं। तो यहां पर यही प्रावधान है। जैसे होता क्या है ना, जब राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करेंगे तो अपने रिपोर्ट में ये भी चीज बताएंगे ना कि हम किस प्रकार की क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आपने वीटो पावर कल देखा था, तो वीटो पावर में 3-4 प्रावधान है। जब राष्ट्रपति वीटो पावर लगाएंगे तो सिर्फ ये तो नहीं बताएंगे कि हमने वीटो पावर लगाया है, वो ये भी तो बताएंगे कि हमने विशेषीकृत वीटो लगाया है, या हमने जो आपने कहा पॉकेट वीटो है उसको लगाया है, या हमने निलंबन वीटो लगाया है। तभी तो उसके आगे की प्रक्रिया उसी के अनुसार बढ़ेगी। उसी तरह यहां पर भी क्षमादान के प्रावधान में ये टर्म यूज किया जाएगा। तो परिहार में क्या होता है, इसमें जो दंड की अवधि है उसे क्या किया जाएगा, उसे कम कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है विराम। इस विराम में क्या होता है, विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में, अब ये विशेष परिस्थिति क्या हो सकती है, जैसे मान लेते हैं किसी की शारीरिक अपंगता है, किसी महिलाओं के लिए बात करें जैसे प्रेगनेंसी हो गया, गर्भावस्था, ऐसी विशेष परिस्थिति में क्या करेंगे, उनका जो दंड है उस दंड की अवधि को या सजा को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहां पर क्या है, दंड की अवधि को कम किया जा रहा है किसी भी सामान्य स्थिति में। लेकिन जब हम लोग विराम की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, विशेष परिस्थिति को आधार बना करके। जैसे मान लेते हैं कोई मुजरिम है, ठीक है, अब उसको कुछ सजा मिली है, और सजा मिलने के बाद आपने देखा कि जैसे अक्सर आजकल गाड़ी वाली भी पलट जा रही है ना, तो गाड़ी वाली पलटने में पता चला इनकाउंटर ना हो, लेकिन हाँ वो घायल बुरी तरह से हो जाए और फिजिकली क्या है वो डैमेज हो जाए। ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब हो सकता है कुछ समय के लिए, जैसे मान लेते 10 साल की सजा है उसकी, लेकिन अब वो क्या ऑन बेड हो चुका है। अब उसकी तरफ से क्या है, एक रिक्वेस्ट लगा दिया था, याचिका लगा दिया जा रहा है कि इस स्थिति में तो ये वैसे भी लाचार हो चुके हैं, इनकी सजा में थोड़ा सा क्या किया जाए, एक रिलैक्सेशन दे दिया जाए, एक लीनियंसी दिखाई जाए, मतलब क्षमादान कर दिया जाए। तो उस स्थिति में क्या होगा, किया जा सकता है। महिलाओं को लेकर के उनकी प्रेगनेंसी में ऐसा करा जा सकता है। चौथा क्या है, चौथा है प्रविलंबन। प्रविलंबन क्या है, इसमें जो है किसी सजा को कुछ समय के लिए
टाला जा सकता है। और जनरली आप क्या देखेंगे इसमें, जनरली जो है जैसे मृत्युदंड है, आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि जैसे किसी का मृत्युदंड है, अब मान लेते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया तो इसको बता दिया कि चलिए मान लेते हैं 15 मई 2024 ये इनके कैपिटल पनिशमेंट सजाए मौत का जो है तिथि घोषित कर दिया गया। ठीक है, हुआ क्या, अब यहीं पर पता चला कि इनके परिवार में जो है वो 10 जुलाई को क्या है, शादी है इनकी बेटी की। इन्होंने एक रिक्वेस्ट लगा दिया कि साहब मरते मरते कम से कम अपनी बेटी की विदाई तो कर दें। तो ये क्या होगा, किसी विशेष कारणवश यहाँ पे क्या किया गया, सजा को कुछ समय के लिए टाल दिया गया। मृत्युदंड तो मिलेगा, बस अंतर क्या रहा, अब ये जो 15 मई को मिलना था ये 15 को न मिलकर के 10 जुलाई के बाद मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस सजा को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। और पांचवा क्या है, पांचवा क्या है, यही है आपका जिसको आप पढ़ने के लिए इतनी देर से बैठे हुए हैं, क्या है, मृत्यु दंड माफ करना। ठीक है, तो पहला कौन सा था, पहला था लघुकरण। कौन सा था, लघुकरण। और लघुकरण में क्या था, जो सजा है उसके स्वरूप को बदल दिया जाएगा। दूसरा क्या था, परिहार, इसमें क्या है, सजा की अवधि को कम कर दिया जाएगा। तीसरा क्या है, विराम, इसमें क्या किया जाएगा, विशेष परिस्थितियों में सजा की अवधि को कम कर दिया जाएगा। चौथा क्या है, प्रविलंबन, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें कुछ समय के लिए सजा को टाला जाएगा। और पांचवा क्या है, मृत्युदंड में क्षमादान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कुछ टर्म आपको नए लगेंगे। तो आप जानते हैं हर विषय की अपनी कुछ शब्दावली होती है, जिसको जैसे से आप पढ़ते हैं तो वो शब्दावली आपको सीखना पड़ता है। तो केवल आप इसको नाम याद कर लेंगे, बाकी प्रावधान तो आप आराम से समझ सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति को लेकर क्या देखा, पहली चीज हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति जो है वो अपनी क्षमादान की शक्ति 3 क्षेत्रों में प्रयोग में ला सकते हैं। पहला संघीय विधि के विरुद्ध, दूसरा सैन्य न्यायालय के विरुद्ध और तीसरा मृत्युदंड के विरुद्ध। उसके बाद देखा कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। इसमें पहला कौन सा है, पहला कौन सा है, पहला लघुकरण है, दूसरा परिहार है, तीसरा विराम है, चौथा प्रविलंबन, ठीक है, और पांचवा कौन सा है, मृत्युदंड में क्षमा करना। ठीक है, अब आइए देखिए थोड़ा सा हम लोग यहीं पर तुलनात्मक रूप से देखते हैं। जब हम राज्यपाल की बात करते हैं, राज्यपाल, अब राज्यपाल का जो है आप जानते हैं ये जो इनका कार्य क्षेत्र होता है वो कहां हो रहा है, राज्यपाल का कार्य क्षेत्र प्रांतों के अधीन होगा। ठीक है, राज्यों में होगा। तो इनके पास भी क्या है, आर्टिकल 161 के तहत क्या है, क्षमादान की शक्ति है, क्षमादान की शक्ति है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा इनका जो क्षमादान करने का दायरा होगा वो कहां पर होगा, वो होगा प्रांतीय विधि के विरुद्ध दंड सिद्धि में। इसका मतलब जो प्रांतों का अपना कानून है उसके विरुद्ध अगर किसी को दंड सिद्ध कर दिया गया यानी दोषी पाया गया है तो उसके खिलाफ क्या होगा, राज्यपाल जो है वो क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, अब यहां पर क्षमादान की शक्ति में राज्यपाल के पास भी सारी शक्ति है, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते हैं। मृत्यु दंड को ये क्या कर सकते हैं, केवल इसको निलंबन कर सकते हैं, निलंबन यानी इसका केवल सस्पेंशन कर सकते हैं, इसको केवल सस्पेंड कर सकते हैं। और सस्पेंड करने का तात्पर्य क्या है, आप ऐसे समझ लीजिए तकनीकी शब्दों में कि ये मृत्युदंड का जब कोई प्रावधान राज्यपाल के पास जाएगा तो ये उसको सस्पेंड कर देंगे और उससे क्या होगा, वो प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगा। तो वो कहां पहुंचेगा, वो राष्ट्रपति के पास। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि राज्यपाल जो है मृत्युदंड से संबंधित प्रावधान को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेते हैं, क्योंकि ये इनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। तो ध्यान रखिएगा अगर किसी को मृत्युदंड मिलता है, चाहे वो संघीय विधि के विरुद्ध हो और चाहे वो प्रांतीय विधि के विरुद्ध हो,
दोनों ही जगहों पर क्या होगा, वो राष्ट्रपति के पास ही मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति है। ठीक, इसके अलावा राज्यपाल के पास अपनी पूरी शक्ति है। कौन कौन सी शक्ति है, तो ये दंड के स्वरूप को बदल सकते हैं, दंड के स्वरूप को बदल सकते हैं। दूसरा काम ये क्या कर सकते हैं, दूसरा काम जो है ये सजा को, यानी दंड जो दिया गया है, सजा की अवधि को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, सजा की अवधि को कम कर सकते हैं। बात सुनिए, क्लियर इतनी चीज। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर ये तो तुलनात्मक रूप से आपने राष्ट्रपति और राज्यपाल के मध्य जो क्षमादान की शक्ति है उसको देख लिया, ठीक है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति के लिए जो क्षमादान की शक्ति है उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे किसी को क्षमादान मिलता है। सपोज करिए, भगवान ना करें, लेकिन भविष्य में क्षमादान की जरूरत पड़ी तो कहीं कम से कम आप लोगों को ये तो पता ना चाहिए किस प्रक्रिया से गुजरेंगे। अरे पॉलिटी पढ़ने का कोई फायदा हो ना हो, कम से कम अपना अधिकार तो मांग लीजिए ना। तो ध्यान रखिएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा फाइलें जाती हैं ना, किस किस की फाइल सुनेंगे। तो जो हाईलाइटेड केस होते हैं, सेलिब्रिटीज के हो गए या मीडिया के माध्यम से क्या हो गया, मतलब आतंकवादी के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भारत की राजनीति की दुर्दशा है कि यहाँ पर क्या है, सरकार और संवैधानिक संस्थाओं के विरोध में लोग अपने लाभ के लिए क्या होता है, किसी आतंकवादी व्यक्ति को संरक्षण देने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इससे ज्यादा और दुर्दशा क्या हो सकती है ना। तो मेरे का मतलब कि जब कोई बड़ा व्यक्ति होता है, सेलिब्रिटी होगा, हाईलाइटेड हो गया, मीडिया के माध्यम से इतना चर्चित हो गया कि हर किसी की निगाह टिकी हुई है, तब हो सकता है राष्ट्रपति की कृपा दृष्टि उसके ऊपर कुछ बने। आम लोगों के लिए उनको सेशन कोर्ट से, मतलब अपने जिला के न्यायालय से न्याय पाने में दसियों साल लग जाता है, तो राष्ट्रपति के कहां पार पा रहे हैं। तो देखिए प्रक्रिया क्या है, तो क्षमा दान की प्रक्रिया, आइए ध्यान समझते हैं इसमें। क्षमा दान की प्रक्रिया में आप समझिएगा, सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, हम मृत्युदंड को उदाहरण मान के चल रहे हैं, ये क्या किया है, मृत्युदंड की सजा पा लिया है। लिनिसी पिटीशन, इसका मतलब क्या होगा, जो क्षमा दान की याचिका है उसको दायर कर रहा है, ठीक है। अब ये होगा क्या, तो ये राष्ट्रपति को एक क्षमा दान की याचिका दी, और याचिका के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है कि न्यायालय में कोई भी आप मांग करते हैं तो याचिका कहलाता है, उसी को पिटीशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्षमा दान की याचिका करेंगे। अब जब ये क्षमा दान की याचिका करेंगे तो राष्ट्रपति के पास सीधे थोड़ी ना पहुंचता है, वो पहुंचता है कहां पर, गृह मंत्रालय में। अब जब गृह मंत्रालय में पहुंचेगा तो गृह मंत्रालय फिर क्या होगा, इस प्रक्रिया के लिए कहां जाएगा, ये जो व्यक्ति था जिसको सजा मिली है उसके प्रांतीय सरकार के पास, प्रांतीय सरकार के पास। जैसे कोई अगर उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है और उसको क्या मिल रहा है, उसको किसी तरह से सजा का प्रावधान हुआ, मृत्युदंड का। अब याचिका चाह रहा है तो क्या होगा, पहले गृह मंत्रालय में जाएगा, फिर गृह मंत्रालय क्या होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार से बातचीत करेगी कि भाई कौन व्यक्ति है, कैसा मुद्दा है, क्या मामला है, उसके बारे में पूरी इंटरनल जानकारी लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यदि गृह मंत्रालय को लगता है कि इस व्यक्ति के ऊपर क्षमादान जैसे प्रावधान को हमको आगे बढ़ाना है, तब वो क्या करेंगे, फिर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, और उसके बाद जाकर के राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस पर आगे की कार्यवाही बढ़ाते हैं। बस में इसका मतलब प्रावधान क्या है, याचिका दायर होगी राष्ट्रपति के नाम से, पहुंचेगा गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय संबंधित राज्य से क्या करेगा, पहले एक विचार विमर्श करेगा, बातों को समझेगा, और फिर अपनी रिपोर्ट को कहां ले जाकर रखेगा, राष्ट्रपति के पास। उसके बाद फिर क्षमादान का प्रावधान उसका आगे बढ़ेगा, ठीक। तो इतनी जटिल प्रक्रिया है कि आप देख रहे हैं फाइल इसी के बीच में दबी रह जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, राष्ट्रपति तक पहुंचने से पहले ही वो व्यक्ति, मतलब दंड के माध्यम से उसको मृत्यु मिले ना मिले, प्राकृतिक मृत्यु हो जाएगी उसकी, है ना। तो ये प्रक्रिया हो जाएगी। आइए अब यहाँ पर कुछ हम लोग टेक्निकल बातों को समझते हैं। जैसे सबसे पहली चीज समझिए, एक केस हो गया था 1980 में। कौन सा केस था, मिनरवा, नहीं वो तो दूसरे मैटर से था। और इस केस में क्या हुआ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया कि राष्ट्रपति
राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग में स्वविवेक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब राष्ट्रपति केवल अपने ही स्वतंत्र निर्णय ऐसे मुद्दे पर नहीं ले सकते हैं। राष्ट्रपति अगर क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करेंगे तो किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद की सलाह पर। और ये चीज आप लगातार देखते आ रहे हैं कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य कर रहे हैं तो कहां पे कर रहे हैं? मंत्री परिषद की सलाह पर। इसका मतलब कहने के लिए ये शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के अधीन दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में इस पूरे शक्ति का उपयोग कौन करता है? मंत्री परिषद करता है। ठीक है, तो एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति अपने खुद के स्वविवेक से नहीं कर सकते। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं इस पे। देखिए हमारे यहाँ जो एक पूरा संघीय ढांचा था, संघीय व्यवस्था, ठीक है, जिसे आप सरकार के रूप में भी कह सकते हैं, केंद्रीय जो प्रावधान है, इसमें आप देख रहे हैं एक तरफ क्या है? एक तरफ सरकार को रखा गया और दूसरी तरफ क्या किया गया? न्यायालय को रखा गया। दूसरी तरफ न्यायालय को रखा गया। अगर आप देखेंगे तो सरकार के अंतर्गत कौन आ रहा है? विधायिका आ रही है और दूसरा कौन आ रहा है? कार्यपालिका आ रही है। और आप जानते हैं कि ये दो अलग अलग व्यवस्था क्यों बनाई गई है? इसलिए बनाई गई है क्योंकि मैं बार बार इस चीज को आपको समझा रहा हूं कि हमारे पास किसी भी एक संस्था या व्यक्ति के पास इतनी शक्ति का केंद्रीकरण नहीं किया गया है कि वो मनमाने ढंग से अपना कार्य करे। तो आप देख रहे हो कि यहां पर मान लेते हैं तमाम प्रावधान है कि विधायिका पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रपति है, कार्यपालिका पर भी अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रपति है। जरा हमको ये बताइए, अगर न्यायपालिका के सदस्य यानी सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी मनमानी करने लगे तो न्यायपालिका के कार्यों पर नियंत्रण कौन लगाएगा? इसका मतलब राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति क्यों दी गई है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है न्यायालय की त्रुटि की पुनः निरीक्षण करने के लिए। इनकेस न्यायालय में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, यानी भ्रष्टाचार की वजह से या आप कह सकते हैं किसी भी प्रकार से निजी स्वार्थ की वजह से, तो एटलीस्ट अंतिम स्तर पर राष्ट्रपति के पास शक्ति रहेगी कि उसका पुनः जांच वो कर सकें। इसका मतलब संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो हमारे यहाँ क्या है? आर्टिकल 50 है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? पता है किसी को? हाँ, क्या है? पृथक्करण। तो यहां पर क्या है? कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण, पावर सेपरेशन ऑफ इसका एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसका मतलब यहां पर क्या प्रावधान किया गया है कि कार्यपालिका जो है यानी मंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए और पूरा कोर कह ले तो मंत्री परिषद हो गए, ये किसी भी तरह से न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और इसी तरह क्या है? न्यायपालिका जो है वो किसी भी तरीके से कार्यपालिका के दायरे में हस्तक्षेप नहीं करेगी। दोनों की अपनी अपनी संवैधानिक शक्तियां हैं और उसी के माध्यम से लोग क्या करेंगे? अपनी शक्ति का निर्वहन करेंगे। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताइए कि जो ये क्षमादान का प्रावधान आप लोगों ने देखा, क्षमादान का प्रावधान, इस क्षमादान के प्रावधान में किसके पास शक्ति है? राष्ट्रपति के पास है कि नहीं है? राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है कि नहीं है? किस आर्टिकल के तहत है? जल्दी बताइए, कल पढ़ा है आप लोगों ने। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति कार्यपालिका का 53? ठीक है, तो आर्टिकल क्या हो गया? 53 हो गया कि नहीं हो गया? और आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य कर रहा है किसकी सलाह पर कर रहा है? मंत्री परिषद की सलाह पर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? मंत्री परिषद हो जाएगा। तो ये बताइए कि क्षमादान की शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप है कि नहीं है? जब आपके पास मेंस में क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से
मैंने टेक्निकल क्वेश्चन आपके पास आएंगे कि क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 50 के तहत भारत के संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करता है, स्पष्ट करिए, करता है कि नहीं करता है? बस लिख के चले आएंगे करता है तो सारा काम बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो वहां पे क्या होता है, संतुलित, हम किसी भी एक पक्ष में बहुत ज्यादा झुकाव नहीं रखेंगे। और आप बताइए, हम लोग इतने ज्यादा समझदार हो गए कि जो संविधान निर्माता थे उनकी व्यवस्थाओं में इतने आराम से उंगली उठा देंगे, ये गलत काम कर दिए। थोड़ा सा व्यापक दृष्टिकोण रखिए, कई दायरों से सोचने की कोशिश करिए। अभी इससे पहले भी तो बताया कि ये वास्तव में न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि न्यायपालिका में हुए किसी त्रुटि की पुनर्जांच की एक प्रावधान है। यानी मानवीय त्रुटि भी हो सकती है, और ऐसी स्थिति में भी क्या हो सकता है, मान लेते हैं मौके पर किसी प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाए, और उसके मतलब साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण कोई गवाह नहीं उपलब्ध हो पाया, एविडेंस नहीं हो पाया, तो फिर किसी को दोषी ठहरा दिया गया। और जब मामला का पूरा निपटारा हो गया, निर्णय आ गया, उसके बाद साक्ष्य जो है वो उपलब्ध हो गए। कोई तो एक प्रक्रिया होनी चाहिए जिसके तहत क्या है, व्यक्ति अपनी अंतिम मांग कर सके। इसीलिए क्या है, ये न्यायिक त्रुटि के अंतर्गत आता है। तो जरूर आपको एक ओपन आई से दिखाई दे रहा है कि कार्यपालिका की जो शक्ति है न्यायपालिका में हस्तक्षेप कर रही है, लेकिन न्यायिक संतुलन को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए। अब ये पूरा मैटर आपका क्या था, क्षमादान संबंधित था। कुछ पूछना है किसी को, कोई डाउट? कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ शब्द होंगे जो ऊपर जाएंगे ना, तो कोई परेशान मत होइएगा, सारा खेल यहाँ शब्दों का ही है। देखिए यहाँ पर तो 3-4 पॉइंट आपने देखा। पहले 72 ध्यान रखिएगा, क्षमादान की शक्ति है। 161 भी क्षमादान की शक्ति है राज्यपाल के लिए। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति केवल प्रांतीय विधि के विरुद्ध होगी। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं होगा। राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों क्या हैं, जो अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, वो एक प्रकार से न्यायिक जो त्रुटि है उसका जांच कर रहे हैं, या न्यायिक जो आप कह सकते हैं प्रक्रिया है उसकी अंतिम समीक्षा कर रहे हैं। इसी वजह से दिया गया है। ठीक है, बाकी 5 प्रकार के क्षमादान होते हैं, नाम तो आप याद ही कर लेंगे। एक में क्या है, दंड का स्वरूप बदला जा रहा है। दूसरा क्या है, दंड की अवधि कम की जा रही है। तीसरा, विशेष परिस्थितियों में दंड की अवधि कम की जा रही है। चौथा, किसी कारण विशेष की वजह से जो सजा है उसको कुछ समय के लिए टाला जा रहा है। और 5वां, मृत्युदंड हो गया। ठीक है, तो ये न्यायपालिका संबंधित इनका जो पहला शक्ति था। अब दूसरी शक्ति हम लोग देखते हैं, आर्टिकल 143 143 में क्या है, देखिए जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति ये सुप्रीम कोर्ट के जज ना कहकर सीधे सुप्रीम कोर्ट कह दीजिए, सुप्रीम कोर्ट से किसी भी प्रकार की सलाह ले सकते हैं। सलाह, देखिए होता क्या है ना, हर व्यक्ति अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है। और राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति जरूरी तो नहीं है कि वो न्यायिक सारे प्रावधानों के विशेषज्ञ हों, उनको सारी कानूनी जो आप कह सकते हैं दांवपेच है वो पता हो। अब आप समझिए कोई विधि बन रही है या अन्य किसी मुद्दे पर किसी प्रकार की समीक्षा करनी है, जांच करनी है, उसकी न्यायिक प्रावधान क्या हो सकता है, इसको लेकर के राष्ट्रपति यहां पर विशेषज्ञों की सलाह मान सकते हैं। 2 विशेष पॉइंट का ध्यान रखिएगा जहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा। उसमें पहला चीज क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से अगर राष्ट्रपति किसी विषय विशेष के लिए सलाह मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको देना ही पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि यदि सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार के सलाह को राष्ट्रपति को देता है तो राष्ट्रपति इसे मानने के लिए बाध्य नहीं। इसका मतलब ये केवल एक व्यवहार है। जैसे मान लेते हैं कि मैं मान लेते हैं पढ़ाता हूं, ठीक है, अब पढ़ाने के तौर पे मान लेते हैं कहीं हमको कुछ टेक्निकल कुछ चीजों की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। ऐसे में अगर हमारे पास कोई सहयोगी जिसको मैं जानता हूं, मेरा फ्रेंड सर्किल में हो, रिलेशन में हो, सोसाइटी में हो, और मैं जानता हूं कि वो बेहतर मतलब जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, जो उसको जानता है, इंजीनियर है और उस फील्ड से जिसमें मुझे आवश्यकता है, मैं उसके पास गया, अपनी आवश्यकताओं को बताया, उससे कुछ राय लिया। अब जो वो राय दे रहा है, पहली बात तो मैं उसे मानने के लिए बाध्य नहीं हूं, क्योंकि उसने राय दिया, मैं अपने दृष्टिकोण देखूंगा मुझे किस चीज की आवश्यकता है, उसकी राय मुझे कितनी समझ में आ रही है। और दूसरी चीज क्या है कि जब मैं उसके पास जाऊं तो मुझे वो
पूरी तरह से राय दे ही दे ये भी तो जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो प्रोफेशनल हो, कहे यहाँ एक एक सेकंड का पैसा लगता है, एक एक सेकंड का पैसा लगता है। जैसे आप वकीलों के पास जाएंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के पास, उनके एक एक सेकंड का पैसा लगता है। आप उनसे पूछेंगे खड़े होकर के, सर ये नंबर पे मेरा जो है फाइल केस हुआ है, क्या करें? ऑफिस में मिलो, बस इतना एक लाइन बोलेंगे, ऑफिस में मिलो। क्योंकि जैसे ऑफिस में जाएंगे अपॉइंटमेंट का घंटी चालू हो जाएगा और वहां से बिल बनना चालू हो जाएगा। फ्री में राय क्यों देंगे आपको ना? लेकिन यहाँ पर क्या व्यवस्था है? देखिए, हर पद की अपनी एक गरिमा होती है। राष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट है, और सबका उद्देश्य क्या है? अंततः सब क्या चाहते हैं? सब चाहते हैं ना कि अच्छे से देश का शासन चले। तो राष्ट्रपति भी जिस क्षेत्र में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट का ये सहयोग उनको मिलता है। लेकिन फिर भी तकनीकी शब्दों में प्रश्न आपसे बनता है कि मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, इसलिए इस बात को बताना विशेष था। ठीक है, अब राष्ट्रपति की और क्या शक्ति है? तो राष्ट्रपति की है स्व विवेक की शक्ति। देखिए, अभी तक आपने राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर जो 2 दिन से क्लास किया है, जहां कहीं भी देख रहे हैं राष्ट्रपति सभी चीज का प्रयोग किसकी सलाह पे कर रहे हैं? मंत्रिपरिषद की सलाह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उनका अपना कोई स्वतंत्र निर्णय हो ही नहीं पा रहा है। ये एकमात्र क्षेत्र देख लीजिए जहां पर ये अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। कहां पर ले सकते हैं? तो सरकार बनाने का प्रस्ताव देंगे। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि जब चुनाव होता है, लोकसभा का माहौल चल ही रहा है, ठीक, कोई दल जो है, कोई भी एक पार्टी ये 272 से ज्यादा सीट पा गई, तो बताइए क्या इनको राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए प्रस्ताव की आवश्यकता है? भाई व्यवहारिक तौर पे तो ठीक है, राष्ट्रपति कहेंगे ठीक है, आप अपना सरकार का गठन कर लीजिए, लेकिन अगर आप संवैधानिक तौर पे देखेंगे तो ये तो अधिकृत है, क्योंकि ये क्या है, पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नहीं होता है। ये कब होता है? जब हम मान लेते हैं कि जो गठबंधन की सरकार बनती है। अब गठबंधन की सरकार में मान लेते हैं कि कोई पार्टी है जिसके पास क्या है, 185 सीट थी, पाना 272 था, 185 सीट थी, और दूसरी एक पार्टी है जिसके पास 160 सीट थी। व्यवहार के तौर पर हमेशा ये बात कहा जाएगा कि जिस पार्टी के पास सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है, पहले सरकार बनाने की प्राथमिकता उनको देना चाहिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर राष्ट्रपति चाहे तो यहीं पर स्वविवेक की शक्ति करके जिसके पास कम सीट है उसको भी सरकार बनाने का पहला प्रस्ताव दे सकता है। ये क्यों ऐसा है? ये इसलिए छोड़ दिया गया राष्ट्रपति के ऊपर क्योंकि पहली बात तो अभी सरकार नहीं है। बहुत तकनीकी शब्दों में समझिएगा, अभी सरकार है ही नहीं, तो ना प्रधानमंत्री ना मंत्रिपरिषद, तो सब कुछ तो राष्ट्रपति के नियंत्रण होगा। दूसरा, राष्ट्रपति ये देखेगा, देखिए हमेशा अंतिम उद्देश्य होता है एक स्थायी सरकार पाना जो कम से कम 5 वर्षों तक चले। ऐसी सरकार थोड़ी ना कि केवल उसमें 6 महीने, साल, 2 साल में जो है खींचातानी मची रहे। तो ये राष्ट्रपति को स्वविवेक की शक्ति दी गई है कि यदि आपको लगता है कि 160 वाला व्यक्ति ज्यादा स्थायी सरकार बना सकता है, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा 2 पार्टी के साथ गठबंधन करेगा और 272 पहुंच जाएगा, और ये कम से कम 5 लोगों के साथ गठबंधन करेंगे, तब जाकर के क्या करेंगे, 272 पहुंचेंगे। तो स्थायित्व कौन दे रहा है? 160 वाला। ठीक है, तो राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति है। और हाल ही में ये सब मुद्दे आप कई बार सुने होंगे। कई बार ऐसा हुआ कि किसी दल को क्या है, सदस्यता कम थी, लेकिन उसके बावजूद वहां के राज्यपाल ने क्या किया था, वो प्रस्ताव दे दिया था। तो जो संघीय स्तर पर राष्ट्रपति की व्यवस्था है वही प्रांतीय स्तर पर क्या होगा, राज्यपाल का हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सरकार बनाने के क्रम में प्रस्ताव देने का जो शक्ति है वो किसका है, वो भी स्वविवेक की शक्ति राष्ट्रपति की है। इसके अलावा यदि कभी लोकसभा को भंग करना हो, लोकसभा को भंग करना हो, तो ये भी शक्ति किसकी है, राष्ट्रपति की है। हालांकि लोकसभा जो भंग होती है उसमें राष्ट्रपति किसके अनुसार काम करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। किस आर्टिकल के तहत पढ़ाया था पीछे, 85 के तहत। ठीक है, और दूसरी स्थिति क्या बनती है, यदि मान लेते हैं सरकार गिर गई, सरकार गिर गई। अब सरकार गिर गई मतलब क्या है, सरकार ने अपना 272 जो 50% पूर्ण बहुमत का आंकड़ा था उसको नहीं प्राप्त कर पा रही, तो ऐसे समय में भी लोकसभा क्या होगा, विघटित हो जाएगा। तो ये राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, आइए अब
दो छोटे छोटे पॉइंट और हैं, उसको देख लीजिए। हालांकि ये राष्ट्रपति संबंधित नहीं है, राष्ट्रपति से संबंधित जो कार्य व शक्तियां थी वो पूरी तरह से आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है। पहले दिन की क्लास में विधायी संबंधित पूरा कार्य देखा, दूसरे दिन की क्लास में कार्यपालिका संबंधित, और आज आपने देखा न्यायपालिका संबंधित, ठीक है। इसके अलावा चूंकि संसद आप पढ़ रहे थे संघीय व्यवस्था में, तो यहां से कुछ छोटे छोटे एक दो प्रावधान देख लीजिए। पहली चीज, जैसे मान लेते हैं कि कोई लोकसभा का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य, ठीक है, और ये अपने सदन में 60 दिन बिना किसी सूचना के अनुपस्थित हो जाता है, तो ये अपनी सदस्यता सदन से खो देंगे। इसका मतलब जैसे आप लोग होते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं कि अगर एक दिन भी नहीं आ रहे तो तुरंत क्या करते हैं, मैसेज कर देते हैं, सर आज हम नहीं आ पाएंगे, या पहले से एक दिन पहले बता देते हैं। कुछ बच्चे गायब होते हैं तो गायब रहते हैं, वो 10-10 दिन में एक बार दिखाई देते हैं, और 10 दिन में क्यों गायब थे ये भी नहीं पता चलता ना। कम से कम 7-8 बच्चे तो आप ही लोग की क्लास के ऐसे हैं जो मतलब हफ्ते 10 दिन से गायब हो जाते थे, दिखाई नहीं देते, फिर हफ्ते 10 दिन में 2-4 दिन आएंगे, फिर गायब हो जाएंगे। तो अब आप इस बात को समझिए ध्यान से। यहां पर अगर नियम लगा दिया जाए कि 15 दिन जो बिना बताए लगातार गायब हुआ, उसका एडमिशन कैंसिल, पुनः एडमिशन दो, मतलब क्या हो रही है, उसकी सदस्यता रद्द हो रही है। लगा दिया जाए हैं? आप लोग तो आजीवन वाले हैं। आइए देखिए यहां पर, तो 60 दिन कोई अनुपस्थित हुआ तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, हम सदन में क्या कहते हैं, हम सदन में बात करते हैं विपक्ष के नेता के बारे में। विपक्ष के नेता, देखिए विपक्ष के नेता किसे कहते हैं, पहले समझिए विपक्ष किसे कहते हैं। विपक्ष अपोजिशन कौन होता है, वो तो हम लोग भी उठा सकते हैं, मतलब वो कहे जो विरोध में आउट है, आप अगेंस्ट लगा दी तो हो गया दूसरी बड़ी पार्टी, ठीक है। जब देखते हैं कहीं पर चुनाव हो रहा होता है, मान लेते हैं ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है, अब लोकसभा के चुनाव में क्या है, आपके पास कुल लोकसभा की सीटों की संख्या क्या है, 543 है। इसमें सरकार बनाने के लिए कितने सीटों की जरूरत होती है, 272 सीटों की जरूरत पड़ती है। अब हमने मान लिया कि कोई भी एक दल है, जैसे मान लेते हैं कि इसने 290 सीट प्राप्त कर लिया, तो सरकार तो बना लिया। अब इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी सदस्यों की संख्या लेकर पार्टी होगी, दल होगी, वो क्या कहलाएगा, विपक्ष कहलाएगा, ठीक है। इसका मतलब मान लेते हैं कि अब कोई ऐसी पार्टी जिसके पास 120 सीट है, और अन्य जो पार्टियां हैं उनके पास सीटों की संख्या 120 से भी कम है, तो ये 120 सदस्य वाली जो पार्टी होगी वो क्या कहलाएगी, विपक्ष कहलाएगी, विपक्ष। और इस विपक्ष का जो सबसे बड़ा नेता होगा वो क्या कहलाता है, जो विपक्ष का प्रमुख होगा वो क्या कहलाता है, विपक्ष का नेता कहलाता है। कहीं आपने पढ़ा जहां पर विपक्ष के नेता को किसी प्रावधान के तहत प्राथमिकता दी गई हो, कहां पर, कहां पर, अच्छा थोड़ा इशारा मैं कर दूं, संयुक्त अधिवेशन में विपक्ष के नेता की क्या जरूरत, वो तो सदन के प्रमुख की जरूरत है ना, अध्यक्ष की जरूरत पड़ेगी, सभापति की जरूरत पड़ेगी, विपक्ष के नेता की जरूरत कहां पड़ेगी। हाँ देखिए विप जो है वो सदन में किसी भी दल का एक अधिकारी नियुक्त होता है। पहली बात, वो केवल विपक्ष का हो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो प्रत्येक दल का अपना विप जारी होगा। दूसरा, विप अधिकारी जो होगा वो तो कोई भी बन सकता है, जो नहीं कि वो सदन का मतलब उस पार्टी का सबसे बड़ा नेता हो। कौन सी समिति, देखिए इसीलिए मैं कहता हूं ना, साथी हाथ बढ़ाना, थोड़ा आप बढ़ाइए, थोड़ा आप बढ़ाइए, थोड़ा आप बढ़ाइए, पहुंच ही जाएंगे कहीं ना कहीं ना। एक ने समिति कहा, एक ने लेखा लोक कह दिया, एक ने लोक लेखा कह दिया, पहुंच गए आप लोग वहां तक। तो यही तो पढ़ा था कि जो लोक लेखा समिति होती है, क्योंकि ये क्या होता है, सरकार के फाइनेंशियल जो पूरे उसके आप कह सकते हैं कार्य रहते हैं, उसका क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं ना। इसलिए विपक्ष का नेता अगर रहेगा तो वहां पर क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहां पर आप विपक्ष के नेता की चर्चा सुनते हैं। अच्छा एक बात और, पता नहीं आप लोग को इंटरेस्ट वगैरह है कि नहीं पॉलिटिक्स में ना, नहीं अगर राजनीति में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है तो पॉलिटी विषय और सरल हो जाता है। अब मैं कहता हूं चाहे कान ऐसे पकड़िए, चाहे कान ऐसे पकड़िए, पकड़ना कान नहीं है।
इसका मतलब चाहे आप व्यवहार में राजनीति को समझ करके पॉलिटी पढ़िए और चाहे आप पॉलिटी पढ़ करके राजनीति समझना सीख लीजिए। तो अगर मैं मान लेता हूं कि आप लोग अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे, क्योंकि जनरली क्या होता है राजनीति में जो रुझान होता है वो थोड़े खराब बच्चों का होता है ना, जिनके पास समय ज्यादा होता है और पढ़ाई लिखाई से उनका थोड़ा सा वास्ता कम होता है। इसका ये मतलब नहीं कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे राजनीति में इंटरेस्ट रख रहे हैं तो वो अच्छे नहीं है, समानता। तो मैं मान लेता हूं आप लोग अच्छे बच्चे, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस था, तो आप पॉलिटिक्स सीख रहे हैं, थोड़ा राजनीति पे आप इंटरेस्ट देते रहिए। तो आपने अक्सर सुना होगा कांग्रेस को लेकर ये बात कहा जाता है, क्योंकि कांग्रेस क्या है, ये विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। यानी अब यही यहाँ जो नेता हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा, विपक्ष का नेता हो जा रहा है, ठीक है। और कांग्रेस को लेकर कहा जाता है कि इसका जिस तरह से पतन हो रहा है, सीटों की संख्या गिर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये विपक्ष का दर्जा भी खो दे, क्योंकि विरोध करने का अधिकार विपक्ष को है, बाकी सब छोटे छोटे दल सहयोग कर देते हैं, लेकिन प्रमुख सदन में जो विरोध करता है वो विपक्ष करता है। और आपने हमेशा सुना होगा एक सकारात्मक लोकतंत्र के लिए विपक्ष भी मजबूत होना जरूरी है। उससे क्या होता है, सरकार पर लगातार दबाव पड़ता है कि वो अच्छे कार्यों को करे, और कहीं विपक्ष भी खो दिया अपना स्तर, तब तो सरकार के कार्य पर रोक टोक करने वाला कोई है ही नहीं। जनता के हो अल्लाह से बहुत काम चलता नहीं है, क्योंकि सदन में क्या होता है, उनकी कार्यवाही का उजागर करना होता है, उनके खिलाफ प्रतिक्रिया करनी होती है। तो ध्यान रखिएगा, विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए भी एक अनिवार्य शर्त है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी तो होना है, लेकिन सदन की संख्या का कम से कम 1/10 सीट तो हो। और 1/10 ये आपने कोरम में भी पढ़ा था ना। इसका मतलब अगर मान लेते हैं लोकसभा में 543 सीट हैं, तो कम से कम 54 सीट तो किसी एक दल के पास हो जो विपक्ष का दर्जा प्राप्त कर ले। अगर मान लेते हैं जैसे बीजेपी अब की कह रहा है 400 पार 400 पार ये पालेगा तो बचेगा क्या। मान लेते हैं अगर 400 पार बीजेपी प्राप्त कर लेता है, 543 टोटल सीट है, 143 होगी, और छोटी बड़ी निर्दलीय सभी चीज मिला के बंदरबाट होगा। एक दूसरी पार्टी 54-55 सीट पा जाए, बड़ी मुश्किल की स्थिति बन जाएगी। ऐसे में क्या हो जाएगा, फिर आप कह सकते हैं कि वो मतलब बीजेपी अगर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे तो तानाशाही की स्थिति पर आ जाएगी और कोई उसको रोकने वाला भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए विपक्ष का भी सक्रिय और मजबूत होना जरूरी होता है। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम? हाँ, अब देखिए यहां पर आपका क्या हो गया, राष्ट्रपति पूरी तरह से खत्म हो गए। अब हम लोग को क्या पढ़ना रहेगा, उपराष्ट्रपति पढ़ना रहेगा। तो उपराष्ट्रपति को हम लोग कल करेंगे, ठीक। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, एनी डाउट? मैं पूछ लूं? हाँ बताइए। आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 55 कहां पहुंच गई? निर्वाचन मंडल प्रक्रिया, क्या बोलेंगे, निर्वाचन विधि, ठीक है। अच्छा, निर्वाचक मंडल किसमें है? 54 में, 49। आइए एक यहां पर एक दो पॉइंट और देख लीजिए। देखिए जो राष्ट्रपति का पद है, अब राष्ट्रपति का पद ये भारत में कहां से लिया गया है? राष्ट्रपति का पद जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा जो निर्वाचन विधि है, निर्वाचन विधि, और आपने पढ़ा था राष्ट्रपति पे क्या लगता है, महाभियोग लगता है, महाभियोग। तो जो निर्वाचन विधि है और महाभियोग है ये कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक मंडल है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन होता है? तो क्या सभी सदस्य? बताया था ना, निर्वाचित सदस्य, कीवर्ड कतई मत भूलिएगा, ठीक है। तो निर्वाचक मंडल का प्रावधान कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं,
ठीक है। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति का पद कहां से है, ब्रिटेन से है। देखिए आईएएस के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन पीसीएस के लेवल पर उससे नीचे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आरओ बहुत फेवरेट हो जाता है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से हो जाएगा, निर्वाचन विधि महाभियोग यूएसए से हो जाएगा, निर्वाचक मंडल आयरलैंड से हो जाएगा। इसके अलावा एक और ध्यान रख लीजिए, जो आर्टिकल 263 है, क्या है, अंतर राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 263 के तहत क्या है, एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। इसमें होता क्या है, तो इसमें प्रधानमंत्री सभी प्रांतों के, जितने भी प्रांत आपके यहाँ हैं, उसके क्या करेंगे, जो मुख्यमंत्री हैं, इनको मिलाकर के क्या किया जाता है, एक परिषद यानी एक टीम का गठन किया जाता है। इनकी आपस में मीटिंग होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या संघीय व्यवस्था में प्रमुख है और प्रत्येक प्रांत पे किस तरह की आवश्यकताएं या किस प्रकार की प्रशासनिक कार्य चल रहे हैं, किस प्रकार के जन कल्याण के कार्य चल रहे हैं, उसका आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और इसी वजह से ये जो अंतरराज्यीय परिषद होता है, इसके गठन का ये शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। अंतरराज्यीय परिषद का गठन भी कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। क्लियर है, चलिए 5 मिनट कर लिए, फिर स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का।